हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऐसा है कि हमने पीछे पढ़ ली हैं सारी यूएमएल डायग्राम्स। ठीक है, यूएमएल डायग्राम्स में हमने देख लिया है कौन कौन सी डायग्राम्स होती हैं, यूज़ केसेस हैं, एक्टिविटी हैं, सीक्वेंस हैं। इसके अलावा हमने डीएफटी को देखा है, तो मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दी हैं। सो अब हम जो है वो करेंगे आज कोडिंग। आपकी जो बुक है एससी की, उसका मॉड्यूल नंबर 3 है, लेक्चर नोट है 17, जी कोडिंग। What is coding? The objective of the coding phase is to transform the design of a system into code. अब हमने जो डिज़ाइनिंग पीछे पढ़ ली हुई है, ठीक है, हमने जो डिज़ाइनिंग पढ़ ली हुई है, अब वो एक्चुअल टर्म आती है कि हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है किसके अंदर, अपने सिस्टम के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कोड। इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हम कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि मुझे PHP की वेबसाइट बनानी है तो PHP में लिखना, HTML में लिखना, ASP में लिखना, तो और भी डिफरेंट सी प्लस प्लस सी हैश, इसमें मतलब कि कन्वर्ट कर देना। आप लोगों को पता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती है। एंड देन टू यूनिट टेस्ट दिस कोड। और फिर इसके बाद हर एक मॉड्यूल जो भी आप टास्क करते हैं प्रोग्रामिंग का, हर एक कोड को हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके टेस्ट करते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। The programmers adhere to standard and well-defined style of coding, which they call their coding standards. जो भी यहाँ पे प्रोग्रामर्स है वो स्टाइल तो करता ही है किसका, आपकी कोडिंग करने का, जो भी उसका स्टाइल होता है। लाइक देखें, मैं कहती हूँ कि जिग जैग फॉर्म में कोडिंग करनी चाहिए, तो वो हमें ज़्यादा कंसाइज वे में समझ आती है। The main advantages of adhering to a standard style of coding are as follows. तो यहाँ पे जो मेन एडवांटेजेस है, एडहेयर है, जो भी आपका स्टाइल कोडिंग का यूज़ करते हैं वो ये हो सकता है। अ कोडिंग स्टैंडर्ड गिव्स यूनिफॉर्म अपीयरेंस, वही बात कि ऐसे होना चाहिए आपका जो कोड है कि वो क्लियर समझ आना चाहिए दूसरे बंदे को भी, और जो प्रोग्रामर है वो कल खुद भी चेंज करना चाहे तो वो उसके लिए ईजीनेस प्रोवाइड करे। टू द कोड रिटन बाय डिफरेंट इंजीनियर्स, जो भी देखिए इंजीनियर्स कौन से, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वही। इट फैसिलिटेट्स कोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हाँ जी भाई, हमें कोड की समझ आनी चाहिए कि क्या क्या काम कर रहा है और किस पर्पज़ के लिए कोड यूज़ हुआ है। प्रोमोट्स गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, और ये जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं वो तभी बनते हैं जब वो प्रैक्टिस करते हैं। फॉर इम्प्लीमेंटिंग आवर डिज़ाइन इनटू कोड, जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हमारे डिज़ाइन को किसके अंदर, कोड के अंदर, वी रिक्वायर्ड अ गुड हाई लेवल लैंग्वेज, तो यहाँ पे हमें गुड हाई लेवल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू आवर सॉफ्टवेयर नीड। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, रीडेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है, जनरलिटी है, ब्रेविटी है, एरर चेकिंग है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, हम इनको देख लेते हैं। रिलायबिलिटी, अ गुड हाई लेवल लैंग्वेज will allow programs to be written in some ways that resemble a quite English description of underlying algorithm. So reliability क्या होती है, पायदारी होती है। तो आप जो भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए, तो इस फॉर्म में लिखना चाहिए कि वो रिजेंबल होना चाहिए। लाइक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश वर्ड्स के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है, वो हमें समझ आ जाती है। तो जो हम एल्गोरिथम भी लिख रहे होते हैं वो भी हमारे इंग्लिश वर्ड्स का ही टास्क होता है। इफ़ केयर इज़ टेकन, the coding may be done in a way that is essentially self documenting। ठीक है, जो आप अपनी मतलब कोडिंग को zigzag फॉर्म में लिख रहे हैं, इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली खुद अपनी एक सेल्फ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रही होती है। वो रिप्रेजेंटेशन जो दिखा रही होती है वो अपनी फॉर्मेलिटी दिखा रही होती है, रिजेम्बलेंस दिखा रही होती है।
पोर्टेबिलिटी क्या होता है? पोर्टेबिलिटी होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे इंडिपेंडेंटली मशीन है ये। हाई लेवल लैंग्वेज बीइंग एसेंशियली मशीन इंडिपेंडेंट शुड बी एबल टू डेवलप पोर्टेबिलिटी सॉफ्टवेयर, शुड बी टू डेवलप अ पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। ठीक है, इज अ पोर्टेबल सॉफ्टवेयर होता है कि हम एक सॉफ्टवेयर को डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डाउनलोड करें। देखिए कि अगर मैं एमएस वर्ड की बात कर रही हूँ, फिर किसी भी सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूँ, तो सिर्फ आप ही नहीं यूज़ करें या मैं ही नहीं यूज़ करी, वो पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है। तो दिस इज द सेंस इज कॉल्ड पोर्टेबल। जनरलिटी, जनरल वर्ड है, जनरलिटी है। मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेज अलाउ द राइटिंग ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें इन्हांसमेंट होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर पीएचपी है तो यहाँ पे हम फ्रेमवर्क्स की इन्हांसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स है, तो फिर ये मतलब प्रोग्रामिंग ख़त्म नहीं होती। तो बहुत सारे वेज हैं आपके जो प्रोग्राम्स हैं उसको लिखने के। thus relieving the programmer of need of to become expert in many diverse language। शर्त ये है कि जो प्रोग्रामर है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको खाओ ना होनी चाहिए कि ये कैसे काम हो रहा है। जी, ब्रेविटी, लैंग्वेज शुड हैव टू एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम विद लेस अमाउंट ऑफ कोड। ठीक है, जो आप अपना लिख रहे हैं इस ऐसे होना चाहिए कि कोड लेस हो और काम ज़्यादा हो। ठीक है, वही अच्छी डेवलपमेंट की निशानी होती है। सिम्टम्स होते हैं कि कोड कम हो और जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है, उसके ऊपर एल्गोरिथम चल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे होना चाहिए। मतलब कि जो लाइक आपकी आउटपुट है अच्छी हो और कोडिंग जितनी कम होगी आपका काम उतना ही अच्छा होगा। Programs expressed in high level language are often considerably shorter than their low level equivalent। एरर चेकिंग में ये है, being human a programmer is likely to make many mistake in the development of the program। कंप्यूटर प्रोग्राम तो हम जब वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या मतलब कोई भी कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। सी प्लस प्लस में आ जाती है समटाइम्स, वही फाइंड आउट करना जो हमें टफ लग रहा होता है। Many high-level languages enforce a great deal error checking both the compile time and the run time। हाँ जी भी, जो अब आपके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमें बता मतलब कि पूरी ही मतलब करेक्शन कर देंगे। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो वो सॉफ्टवेयर भी नहीं बता सकते, लेकिन अब जो जैसे कि नेट बीन्स हो गया, आपका सबलाइम टेक्स्ट हो गया, मतलब कि बड़े अच्छे हैं, आपको ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं। ड्रीम वीवर हो गया, मतलब आपके एरर्स आ रहे हैं या कोई गलत वर्ड लिख लिया होता है वो उसको करेक्शन करके उसके मिस्टेक्स दे देते हैं। जैसे कि हम ग्रामरली चेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं ना अपनी एमएस वर्ड के अंदर, इसी तरह ही आप लोगों को पता है कि कोडिंग में भी आप लोगों को एरर करेक्शन करने का ऑप्शन दिया जाता है। कौन प्रोवाइड करे? आपके न्यू सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। कोस्ट, the ultimate cost of a programming language is a function of many of its characteristics। so जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कोस्ट होती है वो तो भाई उसके फंक्शंस के करेक्टरिस्टिक या फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस लेवल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो जो कोस्ट होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी। Familiar notation, a language should have familiar notation so it can be understood by most of the programmers। ठीक है, जो भी लैंग्वेजेस होती है ऐसा तो नहीं है कि बस सिर्फ आपको ही आती है, लेकिन ये है कि आप उसमें एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ आपको ही वो लैंग्वेज आती है, दुनिया में बहुत सारे लोगों को लैंग्वेजेस आ रही होती है, वो सब जो है उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो इस सेंस में इसका कहा कि फैमिलियर नोटेशन होती है। क्विक ट्रांसलेशन, इट शुड एडमिट क्विक ट्रांसलेशन। सो ये जो है इसको मतलब जो भी एडमिशन मतलब कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, क्विक होनी चाहिए। फ़ौरन से पता होना चाहिए कि ये एरर है, ये मतलब ये वाली जो कोड है इस चीज़ का मतलब ये है। जैसे कि हम HTML में कुछ भी लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो फ़ौरन से आपको आपको जो ब्राउज़र होता है, लोकल होस्ट होता है, तो वहाँ पे आप क्विक ट्रांसलेशन देख रहे होते हैं उसकी। Efficiency, it should permit the generation of efficient object code। तो जो आपका डिफरेंट जनरेशंस हैं लाइक सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, तो ये एफिशिएंसी आपको किधर प्रोवाइड होती है? कोडिंग में। ठीक है, आपकी कोडिंग जो है वो एफिशिएंट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। Modularity, it is desirable that programs can be developed in the language of a collection of separately compiled modules।
सो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स हैं वो जो डेवलप किए जाते हैं, कोई भी लैंग्वेजेस के डिफरेंट कलेक्शंस होते हैं, तो वो सेपरेटली हम कंपाइल कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। डिफरेंट मॉड्यूल्स को एक साथ भी कंपाइल कर रहे होते हैं। कंपाइलर का क्या मतलब होता है कि एक साथ कंपाइल करना, लेकिन अब एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के हम काम कर रहे हैं और वन बाय वन उसको रन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलरिटी with appropriate mechanism for ensuring self consistency between these modules। अब देखो एक ही प्रॉब्लम है, उसी को मॉड्यूल्स में तोड़ा है, तो पहला मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल तीसरे मॉड्यूल चौथे मॉड्यूल इनके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। अब पहला हो गया तो दूसरा किसके ऊपर था, वो पहले के ऊपर ही निहसार कर रहा था। वाइडली अवेलेबल लैंग्वेज शुड बी वाइडली अवेलेबल एंड इट शुड बी पॉसिबल टू प्रोवाइड ट्रांसलेटर्स। जो भी आपकी अवेलेबिलिटी है, डिफरेंट ट्रांसलेटर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लाइक अब आप कोडिंग चाइनीज़ लैंग्वेज में कर रहे हैं तो हर किसी को तो समझ नहीं आएगी, तो अब जो आपके डिफरेंट कोडिंग के मैकेनिज्म है, सॉफ्टवेयर हैं, उनमें आपके ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं फॉर ऑल द मेजर मशीन एंड फॉर ऑल द मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल भी कर सकते हैं ये डिफरेंट फॉन्ट्स वगैरह। A coding standard lists several rules to be followed during coding, such as the way variable to be named, the way the code is to be laid out, error returns, convenience etc। तो मतलब आपके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं कोडिंग को कवर अप करने के लिए। तो अगर उसमें एरर्स आ जाते हैं या कोई इनकन्वीनियंस मतलब कि आपकी इनकन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये चीज़ें जो ऊपर हमने देख ली हैं ये मस्ट बी अप्लाइड होनी चाहिए आपकी कोडिंग सिनेरियो के ऊपर। कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस देख लेते हैं अब। गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली डेवलप देयर own coding standards and guidelines depending on what best suit their organization and the types of product they develop। देखिए अब हर ऑर्गेनाइजेशन सेम तो नहीं ना काम करेगी, हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाना है। यहाँ पे कोडिंग के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है रूल्स फॉर लिमिटिंग द यूज ऑफ ग्लोबल contents of the headers preceding codes for different modules। rules for limiting the use of global क्या है, these rules list what type of data can be declared global and what cannot। मतलब ये rules हैं, पहले लिस्ट कर देंगे कि किस टाइप का डाटा अब डिक्लेयर होगा और किस टाइप का नहीं होगा। कंटेंट ऑफ द हेडर प्रीसीडिंग कोड्स फॉर डिफरेंट मॉड्यूल्स, ये क्या करेगा, द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द हेडर ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स शुड बी स्टैंडर्ड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके अपने रूल्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए गए हैं। द एग्जैक्ट फॉर्मेट इन विच द हेडर इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज इन द हेडर कैन बी आल्सो स्पेसिफाइड। तो वो जो भी एग्जैक्ट फॉर्मेट होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसी फॉर्म में ही हम उसको स्पेसिफाई करेंगे। द फॉलोइंग आर सम स्टैंडर्ड्स हेडर्स डाटा नेम ऑफ द मॉड्यूल, डाटा ऑन विच द मॉड्यूल वाज क्रिएटेड, के मतलब हमने जो भी मॉड्यूल्स तोड़े हैं उनको नेम दें, जो भी डाटा है हम मॉड्यूल्स क्रिएट कर रहे हैं उसको डेट मेंशन करें, ऑथर नेम्स, मॉडिफिकेशन हिस्ट्री, synopsis of the module, different functions supported along with their input output parameter। so ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। global variable accessed modified by the module। तो ये चीज़ें हैं कि आपके जो स्टैंडर्ड हेडर्स हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको डेवलप करते हैं। नेमिंग कन्वेंशंस फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आइडेंटिफायर्स। A possible naming convention can be that global variable names always start with a capital letter। so जो भी हम global variables कॉल करते हैं बनाते हैं उसको कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं। local variable names are made of small letters and constant names are always capital letters। ठीक है, जो भी आपके constant नेम होंगे वो भी आपके कैपिटल लेटर्स होंगे, जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे वो भी आपके कैपिटल लेटर्स होने चाहिए। लोकल वेरिएबल जो है हमारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट आइडेंटिफायर्स बताए हैं, इनको डिक्लेयर करने का तरीका बताया है। ग्लोबल वेरिएबल्स कैपिटल लेटर्स, लोकल वेरिएबल्स स्मॉल लेटर्स, कांस्टेंट आइडेंटिफायर्स जो होंगे, वेरिएबल जो होंगे वो भी किस में लिखने हैं आपने, कैपिटल लेटर्स में।
एरर रिटर्न कन्वेंशन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। देखिए ये आपकी जो कोडिंग हो रही है आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में लिखनी है, तो उसके रूल्स बताए जा रहे हैं आपको। वो जो भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसके मेथड्स बताए जा रहे हैं कि इस तरह होना चाहिए, तो वो आप लोगों के लिए आसानी प्रोवाइड होते हैं। The way error conditions are reported by different functions in a programs are handled should be standard within an organization। जो भी आपके डिफरेंट फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट एरर्स, डिफरेंट कंडीशंस उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो उसके ऊपर जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनके रूल्स और रेगुलेशंस भी डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, different functions while encountering एंड एरर कंडीशन, मतलब एक फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है, वो इनकाउंटर कर रही है एरर कंडीशंस है उसके अंदर, शुड आइदर रिटर्न एज जीरो और वन कंसिस्टेंटली। देखिए भाई, दो ही सिचुएशन हो सकती है, या फिर एरर के अंदर ट्रू हो जाएगा या तो फिर फॉल्स हो जाएगा। The following are some representative coding guidelines recommended by many software development organization. डू नॉट यूज अ कोडिंग स्टाइल दैट इज टू क्लेवर और टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ हमने नहीं करनी, इन चीज़ों से हमें बचना है अपनी कोडिंग में। कोड शुड बी इजी एंड अंडरस्टैंड, आपका जो कोड है वो इजी और अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, मैनी इन एक्सपीरियंस इंजीनियर्स एक्चुअली टेक प्राइड इन राइटिंग क्रिप्टिक एंड इनकम्प्रीहेंसिबल कोड, मतलब कैसा कोड लिख लेते हैं जो उनको बाद में खुद भी नहीं समझ आता। सो ऐसे डिफिकल्टी क्रिएट्स नहीं करनी। अवॉइड obscure साइड इफेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या है, द साइड इफेक्ट्स ऑफ अ फंक्शन कॉल इंक्लूड्स मॉडिफिकेशन ऑफ पैरामीटर पास्ड बाय द रेफरेंस, modification of a global variables and input output operation. The an obscure side effect is one that is not obvious from a casual examination of the code. Obscure side effect make it difficult to understand a piece of code. तो देखिए हमें ऑब्सक्योर साइड इफेक्ट से बचना है, हमें ऐसा कोड नहीं यूज़ करना जिसके बारे में हम खुद मेक श्योर ना हो। तो इसकी एग्जांपल है, इफ़ अ ग्लोबल वेरिएबल इज चेंज, लेट्स सपोज करते हैं कि अब आपने ग्लोबल वेरिएबल चेंज कर दिया, अब सिक्योरली इज कॉल द मॉड्यूल और फाइल सम फाइल इनपुट आउटपुट परफॉर्म विल बी डिफिकल्ट टू इन्फर। देखिए आपने एक जगह पे चेंज किया तो आपको मैनुअली हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा, तो इस तरह कोड को नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप ग्लोबल वेरिएबल चेंज कर देंगे तो आपने ग्लोबल वेरिएबल को तो बहुत जगह पे यूज़ किया, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एरर्स क्रिएट कर सकता है। डू नॉट यूज़ एन आइडेंटिफायर फॉर मल्टीपल पर्पज़। देखिए एक आइडेंटिफायर एक पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, उसको मल्टीपल पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना तो वो उसी के लिए ही होना चाहिए। Programmers often use the same identifier to denote several temporary entities. For example, some programmers use temporary loop variable for computing and storing the final result. मतलब जो भी एक वेरिएबल यूज हुआ है वो किस पर्पस के लिए यूज हुआ है, फाइनल रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज हुआ है। The rationale that is usually given by these programmers for such multiple uses of variable in memory efficient। थ्री वेरिएबल यूज, अब थ्री मेमोरी लोकेशन, ऐसे ही है ना, थ्री वेरिएबल यूज कर रहे हो तो थ्री मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो सेम वेरिएबल यूज होंगे इन थ्री डिफरेंट वेज, यूजेस जस्ट वन मेमोरी लोकेशन, लेकिन मेमोरी तो एक ही यूज कर रहे हैं। सो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अगर होती हैं मल्टीपल पर्पस के लिए, वो ये हैं, ईच वेरिएबल शुड बी गिवन अ डिस्क्रिप्टिव नेम इंडिकेटिंग इट्स पर्पस। सो बेटा ये होना चाहिए कि आप लोग जो भी अपना वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसका उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन नेम होना चाहिए जिस पर्पस के लिए वो यूज़ हुआ है। देखिए मैं अगर एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ सम का, ठीक है, तो मुझे बेहतर है कि मैं एस यू एम के नाम से ही बनाऊँ, तो मेरे लिए वो ज़्यादा आइडेंटिफाई करना आसान होगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ एन आइडेंटिफायर इज यूज फॉर मल्टीपल पर्पज। ठीक है, ऐसा नहीं होता। यूज ऑफ अ वेरिएबल फॉर मल्टीपल पर्पज कैन लीड to a confusion and make it difficult for somebody trying to reader and understand the code। so ये difficulty create हो जाती है। अब वो था मल्टीप्लिकेशन का वेरिएबल, तो आपने वहाँ पे भी सम का यूज़ कर लिया, तो इस सेंस में ये अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा।
यूज ऑफ वेरिएबल्स फॉर मल्टीपल पर्पजेज यूजुअली मेक्स फ्यूचर enhancements some more difficult. सो ये जो मल्टीपल पर्पज़ के लिए हम आइडेंटिफाइड वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं तो वो फ्यूचर में हमारे मतलब कोड के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर प्रोग्रामर भी खुद अपना कोड पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा और दूसरे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा किसने क्या किया हुआ है। दी कोड शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड। यस, आपका कोड ऐसा होना चाहिए मतलब कि एक फ्लो होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कोड किया है उसका कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है। एज अ रूल ऑफ थम देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन कमेंट लाइन ऑन द एवरेज फॉर एवरी थ्री सोर्स लाइन। ऐसा ही है जब हम एक मॉड्यूल बना रहे होते हैं, एक फंक्शन लिख रहे होते हैं तो बेहतर है उसको ऊपर कमेंट्स कर दें। ठीक है, कमेंट्स को हाइड कर देना चाहिए। तो उसका ये फ़ायदा है कि बजाय इसके कि हम फाइंड आउट करते रहें बाद में, तो कमेंट्स की बेस पे हम सर्च आउट करके अपने कोड को या अपने स्पेसिफिक कोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ एनी फंक्शन शुड नॉट एक्सीड 10 सोर्स लाइन्स। सो जो आपकी फंक्शन होता है उसकी जो लेंथ है 10 सोर्स लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज भी फंक्शंस नहीं बनाने होते। A function that is very lengthy is usually very difficult to understand as it probably carries out many different functions. So देखिए जितना लार्ज कोड होगा एक ही मॉड्यूल के अंदर वो उतना ही आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। फॉर द सेम रीजन लेंथी फंक्शंस आर लाइकली टू हैव अ डिसप्रोपोर्शनलिटी। मतलब कि उसमें कोई भी प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती, वो लिंक ही नहीं हो रहा होता, लार्ज नंबर ऑफ बग्स उसमें आने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। डू नॉट यूज गो टू स्टेटमेंट। यस, इसमें वो जो गो टू स्टेटमेंट्स हैं आप लोगों ने रीड आउट की हुई हैं अपनी सी प्लस प्लस पे भी, वो हमने नहीं यूज़ करनी। यूज टू गो टू स्टेटमेंट मेक अ प्रॉब्लम अनस्ट्रक्चर्ड एंड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो क्या करेगा, बार बार गो टू पे लेके उसको ही रिजोल्व करने में लगा रहेगा, आपका जो एक्चुअल कोड है वो रन ही नहीं होगा। Code review for a model is carried out after the module is successfully compiled and all the syntax errors have been eliminated. ठीक है, कोड रिव्यू का कोड रिव्यू का पर्पस ही क्या होता है, कोड रिव्यू करना कि हमने अब इसमें से एरर्स देखने हैं, अगर उसको निकालना है उसको फाइंड आउट करना है और उसको रिजोल्व करना है, यही पर्पस होता है ना कोड रिव्यू करना। किसी चीज़ को भी रिव्यू करने का पर्पस क्या होता है कि उसमें कोई बग्स हैं एरर्स हैं तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। तो code review are extremely cost effective strategies for reduction in coding errors and to produce high quality code. So इसके बाद आपका देखिए आपने कोड बना लिया है, अब कोड को रिव्यू भी करना चाहिए। तो कोड इफेक्टिव सेंस में है कि इसके लिए हम डिफरेंट डिडक्शन मतलब स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे होते हैं, टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं और उसको गुड क्वालिटी कोड बनाना है तो आपको कोड की रिव्यू लाजमी करना चाहिए। ये अच्छे डेवलपर की अच्छी जो डॉक्यूमेंटेशन बनाने वाला बंदा होता है उसमें ये स्किल्स होनी चाहिए। नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ रिव्यूज आर कैरिड आउट ऑन द कोड ऑफ अ मॉड्यूल। These two types of code review techniques are code inspection and code walkthrough। ठीक है, टू टेक्निक्स हैं कोड को रिव्यू करने की। एक होता है जी कोड इंस्पेक्शन, एक होता है कोड वॉक थ्रू। देखिए आप लोगों के जो मतलब सॉफ्टवेयर्स हैं वो डस्टबिन में किस वजह से जाते हैं कि हम लोग फंक्शनल्स डिपेंडेंसी तो बना लेते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो बना लेते हैं, लेकिन हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को साथ मैनेज करना भूल जाते हैं। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें पोर्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो अच्छा डेवलपर वही होता है जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी गो थ्रू करे और अपना कोड बनाने के बाद उसको रिव्यू करना लाजमी चाहिए, जिसमें आपने बग्स चेक करने हैं, एरर्स चेक करने हैं, हर तरह से उसको देखना चाहिए। कोड वॉक थ्रू, कोड वॉक थ्रू इज एन इनफॉर्मल कोड एनालिसिस टेक्निक। इनफॉर्मल टेक्निक है। इन दिस टेक्निक आफ्टर अ मॉड्यूल हैज़ बीन कोडेड। ठीक है, इसमें ये क्या होगा कि एक मॉड्यूल है फिर उसके बाद वो कोड होगा सक्सेसफुली कंपाइल्ड एंड ऑल सिंटैक्स एरर्स एलिमिनेटेड। हर एक मॉड्यूल्स के बाद इसको चेक किया जाता है, हर एक मॉड्यूल्स के बाद जो भी आपने एक मॉड्यूल बनाया, एक छोटा सा सैंपल बनाया, उसको कंपाइल किया जाता है और उसमें से इसके सिंटैक्स एरर्स को निकाल दिया जाता है। A few members of development team are given in the code few days before the walkthrough meeting to read and understand the code.
Each member selects some test cases and simulates execution of the code by hand. देखें डिफरेंट लोग हैं, वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स को पकड़ लेते हैं, फिर वो अपने ही मॉड्यूल को कंपाइल करते हैं, उसके कोड को रिव्यू करते हैं और उसमें से जो भी एरर्स आते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं और उसको एलिमिनेट करने के लिए ट्राई करते हैं. Even though a code walkthrough is an informal analysis technique, several guidelines have evolved over the year for making this naive but useful analysis technique more effective. सो वॉक थ्रू जो टेक्निक है वो बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, मतलब कि लेंथी है, टाइम टेकिंग है, लेकिन इफेक्टिव है एनालिसिस पर्पस के लिए. सो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं इनको समझने के लिए, आपको जो कोड का रिव्यू करने के लिए. द टीम परफॉर्मिंग कोड वॉक थ्रू शुड नॉट बी आइदर टू बिग और टू स्मॉल. मतलब ना ही छोटा होना चाहिए वो मॉड्यूल, ना ही ज़्यादा लेंथी होना चाहिए. आइडियली इट शुड कंसिस्ट ऑफ बिटवीन 3 to 7 मेंबर्स. और ये होना चाहिए कि जो भी आपकी टीम मेंबर्स हैं वो ज़्यादा नहीं, मतलब लार्ज नहीं होने चाहिए. बिटवीन किसी ने 3 या फिर 7 मेंबर्स होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है. हम कहते हैं ना किसी चीज़ के लिए मुआयना करने गए हैं, सर्च करने के लिए गए हैं, अगर बहुत ज़्यादा लोग ही एक साथ जाके सर्च करेंगे तो वो कम्प्लेक्स हो जाता है काम. तो टीम जो है उसको कहा कि ना वो बिग हो ना वो स्मॉल हो, तो वो कितने किसके दरमियान में हो, 7 मेंबर और 3 मेंबर्स, इनके दरमियान में ही होनी चाहिए, 3 to 7 मेंबर्स. Discussion should focus on discovery of errors and not on how to fix the discovered error. डिस्कशन जो है वो फोकस होनी चाहिए आपकी एरर्स के ऊपर, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए कि आपने ये एरर कैसे फिक्स करना है. मतलब उसमें एरर्स के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन अब ये नहीं बताने बैठ जाना कि ये इसको ऐसे फिक्स करना चाहिए, इसको ऐसे फिक्स करना चाहिए. देखिए वॉक थ्रू का क्या मतलब होता है, जाएं और बस रिव्यू करें. in order to in order to foster cooperation and to avoid the feeling among engineers that they are being evaluated in the code walkthrough meeting, manager should not attend the walkthrough meeting. ठीक है, और इसमें ये है कि जो आपके मैनेजर्स हैं आप उसको उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, वो तो एक्चुअली इसके अंदर इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता. दूसरा बंदा है जो भी इंजीनियर्स हैं और एक्सटर्नल बंदा आके इसको कोड को रिव्यू कर सकता है. तो इस सेंस में इसको कहा कि ये चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए. तो मेरा ये ख्याल है कि जब हम किसी वॉक थ्रू की बात करते हैं तो उसमें थ्री गाइडलाइंस हैं जो कि हमें फुलफिल करनी चाहिए. टीम मेंबर्स आपकी छोटी होनी चाहिए और ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि मतलब बैलेंस होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए. तो जो भी आप अपने एरर्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसको फिक्स नहीं करने बैठ जाना कि ये एरर जैसे फिक्स होना चाहिए. और अगर अब यहाँ पे इंजीनियर्स की बात करते हैं तो वॉक थ्रू में आपकी जो मीटिंग होती है उसके अंदर मैनेजर्स जो हैं वो वॉक थ्रू मीटिंग को अटेंड नहीं करते. बाकी इंस्पेक्शन को देख लेते हैं. कोड इंस्पेक्शन क्या होता है? इन कॉन्ट्रास्ट टू कोड वॉक थ्रू, द एम ऑफ कोड इंस्पेक्शन is to discover some common types of errors caused due to the oversight and improper programming. ठीक है, अब इसमें वो चीज़ देखनी है कि कॉमन टाइप्स ऑफ एरर जो भी फाइंड आउट हो रहे हैं, ओवरसाइट होंगे, इन प्रोग्रामिंग होगी, मतलब फ्लो नहीं है उनका, तो हमने उनको इंस्पेक्ट करना है. इन अदर वर्ड, ड्यूरिंग कोड inspection the code is examined for the presence of certain kind of errors. In contrast, the hand simulation of code execution done in code walkthrough, ठीक है, उसमें तो हम मॉड्यूल्स बेस काम कर रहे थे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है. जो भी इन प्रॉपर प्रोग्रामिंग की है, फ्लो नहीं है, एरर्स बन रहे हैं किसी वजह से भी, तो उसको जो है इंस्पेक्ट करना, उसको जज करना. For instance, consider the classical error of writing a procedure that modifies a formal parameter while the calling routines call that procedure with a constant actual parameter. तो हम इसमें जो क्लासिकल एरर ऑफ राइटिंग का प्रोसीजर है उसको देखते हैं, मॉडिफाई करते हैं. जो भी हमारे फॉर्मल पैरामीटर हैं, जो हमारी कॉलिंग रूटीन्स हैं, उसमें जो एरर्स आए तो उसको हम क्या करते हैं, अपने
कांस्टेंट एक्चुअल पैरामीटर को हमारे उन पैरामीटर के साथ रिप्लेस कर देते हैं जो कि आपके लिए वैलिडिटी होती है या फिर वो वैलिड होते हैं। मतलब कि जज करना, इसमें से एरर को हम देख रहे हैं, हम लुकअप कर रहे हैं किसी भी मिस्टेक्स को, किसी भी आपके जो कोड के अंदर एरर्स आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं। So, good software development companies collect statistics regarding different types of errors commonly committed by their engineers and identify the types of error most frequently committed. Such a list of commonly committed errors can be used during code inspection to look out for the possible errors. तो इसमें जो आपका जो कोड प्रोग्रामर इंस्पेक्ट कर रहा होता है, कोड इंस्पेक्टर होता है, कोड इंस्पेक्शन करने वाला बंदा होता है, वो क्या करता है, लिस्ट ऑफ क्लासिकल प्रोग्रामिंग एरर्स विच कैन बी चेक ड्यूरिंग दी कोड इंस्पेक्शन। उसने ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, तो वो हम देख रहे थे कौन कौन सी इंस्पेक्शन करनी होती है उसने। यूज़ ऑफ अनइनिशियलाइज वेरिएबल, उसे देखना है कि जो वेरिएबल्स इनिशियलाइज नहीं हुए और आपने यूज़ किए हुए हैं। जंप इनटू लूप, ओवर लूप्स को चेक करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग लूप, जो आपने लूप क्लोज नहीं की, मतलब एरर्स को फाइंड आउट करना है। इनकम्पैटिबल असाइनमेंट्स, एरे इनकी इंसिडेंस आउट ऑफ बाउंड, improper storage allocation and deallocation, mismatch between actual and formal parameter in procedural call, use of incorrect logical operation और incorrect precedence among operator। ठीक है, हम जो भी precedence क्या होता है, वो होता है ना बदमाश रूल जो है, उसके फोर्स पे हम काम कर रहे होते हैं। precedence पहले आपकी ब्रैकेट्स होगी, ठीक है, इसी तरह। improper modification of loop variables, comparison of equally or floating point variables, etc. ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेक्चर कोडिंग से रिलेटेड। बाकी हम ये कल इंशाल्लाह लेक्चर में देखेंगे अपने। ओके जी स्टूडेंट्स, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।